वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मेरे साथ एक मेरे बहुत ही अच्छे पुराने दोस्त डॉक्टर कामरान बुखारी हैं, जो न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर भी हैं और मिडल ईस्ट पॉलिसी काउंसिल में भी डायरेक्टर हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी इन वाशिंगटन डीसी, यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में भी मिडल ईस्ट पॉलिसी पर कोर्स पढ़ाते हैं। ही इज़ वेरी वेल नोन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, खासतौर से मिडल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स, साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स, सेंट्रल एशियन और यूरेशियन जियोपॉलिटिक्स पे ही इज़ वन ऑफ द वेल नोन कमेंटेटर्स। इनकी कॉलम्स फोर्ब्स मैगजीन में रेगुलरली आते रहते हैं, and you must have seen him on many television channels across the world. तो आज कामरान बुखारी मेरे साथ पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं या पाकिस्तानी जो दूसरी जगहों से देख रहे हैं, आप सबको आज़ादी की मुबारक। दिस इज़ द 80th इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान का। 79 ईयर्स हो गए 80th इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि द फर्स्ट डे काउंट्स एज डे 1। तो सो इट इज 88th इंडिपेंडेंस डे। तो हम पूछते हैं कि 79 ईयर्स में पाकिस्तान ने क्या जर्नी, व्हाट हैज पाकिस्तान जर्नी प्रोवाइडेड। हमें तो ऐसा लगता है जो दूर से देखते हैं कि पाकिस्तान इज ऑलवेज इन एटर्नल होप बट आल्सो इन एटर्नल क्राइसिस मोड। तो मैं कामरान से पूछता हूं कि कामरान, आप कैसा असेस करते हैं ये पिछले 79, लाइक व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ पाकिस्तान्स अचीवमेंट्स, और फिर व्हाट आर द चैलेंजेस जो पाकिस्तान मुसलसिल फेस करते रहता है। जी शुक्रिया मुख्तदर। देखें, पाकिस्तान की बेसिकली कारकर्दगी के बारे में आप सवाल कर रहे हैं कि इतने 8 दहाइयों में पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया। तो आई थिंक कि ये इस सवाल का जवाब देना ज़रा मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि हम सबको मालूम है कि 1947 से लेके 1971 तक पाकिस्तान जो है वो, उसमें ईस्ट पाकिस्तान भी था, मॉडर्न डे प्रेजेंट डे बांग्लादेश, तो वो मुल्क ही डिफरेंट था। तो उसके बाद से लेके जो है अब तक हम एक डिफरेंट मुल्क को देख रहे हैं। फिर ये कि अदवार बहुत सारे आए, मतलब 4 तो मिलिट्री रेजीम्स आई, और फिर बीच में पंक्चुएटेड बाय पीरियड्स ऑफ व्हाट आई वुड कॉल सेमी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है, ये तारीख को याद रखना ज़रूरी है। फिर ये है कि इसकी फॉरेन पॉलिसी में भी उतार चढ़ाव आया है। अगर आप अमेरिका के साथ ताल्लुकात को देख लें तो अमेरिका के साथ जो है अच्छे ताल्लुकात के बहुत सारे अदवार गुजरे हैं। मतलब एक तो कोल्ड वॉर की हाइट थी, अयूब खान का दौर था, तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत गहरे थे। फिर जो है जनरल ज़िया का दौर आता है, यानी थर्ड मार्शल लॉ एंड अ लॉन्ग वन, यानी 11 साल, और उसमें भी वो सोवियत वॉर चल रही है अफगानिस्तान के अंदर, बहुत ज़्यादा कुर्बत, बहुत ज़्यादा गहराई, कोऑपरेशन। फिर एक लंबा तवील अरसा आता है 90 की दिहाई का, 9/11 तक, जिसमें अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो हैं वो मतलब अच्छे नहीं हैं। और फिर वॉर ऑन टेरर का दौर आता है, which is synonymous with जनरल मुशर्रफ का दौर। once again there is a revival of relations। फिर उसके बाद फिर से डिक्लाइन आता है, और अब हाल ही में, यानी अब कोई यूँ समझिए कि करीब 1.5 साल हुआ है कि फिर से पाकिस्तान जो है कि रिलेशनशिप अमेरिका के साथ बढ़ रहे हैं, और एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे। फिर ये भी है कि अब पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा अरसा तक तो कोल्ड वॉर के प्रिज्म से ऑपरेट कर रहा था, जैसे बाकी सारे मुल्क कर रहे थे। सो ये चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। लेकिन मजमूई तौर पे देखें, पाकिस्तान के कुछ चीज़ें हैं जो कि उसका अलमिया रहे हैं, और वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिसका फिर जो है एक डायरेक्ट स्पिल ओवर है इनटू क्रॉनिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो ये चीज़ हाईलाइट है पाकिस्तान की, इससे कोई जो है इनकार नहीं कर सकता कि जब डेमोक्रेटिक दौर भी आए हैं तो वो डेमोक्रेटिक दौर जो हैं ऐसे थे कि जो है ना, देयर वाज हैवी ओवरसाइट फ्रॉम द मिलिट्री। तो पाकिस्तान एज सच जो है एक तरह से यूँ समझिए कि कॉजालिटी लूप में भी फंसा हुआ है।
फ्रॉम अ पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू एक कॉजालिटी लूप में फंसा हुआ है जो अभी तक जो है आई डोंट थिंक पाकिस्तान हैज सॉर्ट ऑफ कम आउट ऑफ इट। 2000 जो है मुशर्रफ दौर के बाद यानी 2008 में जब जनरल मुशर्रफ ने इस्तीफा दिया था तो ऐसा मालूम होता था कि आई थिंक दैट we're now done with military rule, at least at that point in time ऐसा लग रहा था। फिर ये है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 5 साल गुजारे 2008 से लेकर 2013 तक। 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत तीसरी हुकूमत आई तो वो पहली दफ़ा था 2013 में कि एक 5 साल मुंतखब हुकूमत ने अपना पूरी मुद्दत मियाद जो है 5 साल की वो पूरी करके तो डेमोक्रेटिक ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ टू अनदर इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे देयर इज अ ब्रेक विद सॉर्ट ऑफ द पास्ट। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो 2016 में नजर आना शुरू हो गया कि मिलिट्री इज ट्राइंग टू रीअसर्ट इटसेल्फ। फिर इमरान खान साहब को लेके आए मिलिट्री 2018 में। सो एक तरह से जो वो गेन्स हुए थे 2008 से लेके 18 तक यानी 10 साल के पीरियड में वो वहीं के नहीं रह गए। सो आई थिंक ये would you say कि इमरान खान का coming to power in 2018 kind of ended the transition to democracy? क्योंकि देखिए पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कि in order for transition from authoritarian to democracy at least 2 peaceful transfer of power होनी चाहिए। कुछ तो 3 भी कहते हैं। हाँ, बट मिनिमम 2 तो होना चाहिए। तो एक तो हो गया 2013 में, बट अगर जो 2018 का भी लें बट उसके बाद डू यू थिंक दैट वाज लाइक अ टर्निंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिशन टुवर्ड्स अथॉरिटेरियनिज्म? हाँ मतलब वो जो एक शॉर्ट लिव्ड एक्सपेरिमेंट था डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में तो वो जाहिर है इट्स ऑल रिवर्सल एंड 2018 में इमरान खान साहब को लाया गया, फिर 2022 में उनको निकाल दिया गया और फिर 2024 का जो इलेक्शन हुआ था वो तो मतलब सबके सामने है कि वो क्वाइट कंट्रोवर्शियल जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा जो सेटअप है, इट्स कास्टिंग अ लॉन्ग शैडो ऑन इट। गो के मौजूदा हुकूमत ने टू इट्स क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान को फ्रॉम इकोनॉमिक प्रेसिपिस से स्टीयर किया है। ऑल्दो जो है वो मतलब प्रेसिपिस से पीछे हटे हैं लेकिन वो नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट, फार फ्रॉम इट। और फिर ये है कि जो बदलते हुए हालात हैं पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे तो उसमें भी आई थिंक दे नेविगेटेड इट वेल, लेकिन इट्स स्टिल द शैडो ऑफ द 2024 इलेक्शन एंड इट्स इरेगुलरिटीज लूम्स लार्ज। और फिर ये है कि पाकिस्तान के अंदरूनी तौर पे जो फेडरेशन है पाकिस्तान का वो आई मीन दैट्स ऑलवेज बीन सॉर्ट ऑफ इन क्वेश्चन कि भाई फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस का जो पावर शेयरिंग मैकेनिज्म है व्हाट इज दैट। और इसका डायरेक्ट ताल्लुक फिर आप देखेंगे मतलब वन ऑफ द मैनिफेस्टेशंस इज द अनरेस्ट इन बलूचिस्तान। एंड यहाँ मैं मिलिटेंसी की बात नहीं कर रहा, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि जो अवाम के अंदर इस्तराब है, जो अवाम सड़कों पे आती है और फिर मतलब उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है एंड व्हाट नॉट। सो देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द पब्लिक एंड इन बलूचिस्तान एंड द सेंटर। और केपीके के अंदर तो मल्टी फैसेटेड प्रॉब्लम है खैबर पख्तूनख्वा में। वहाँ पे हुकूमत जो है इमरान खान साहब की जमात की है और फिर वहाँ पे एक और जिसके साथ जो है मौजूदा जो हुकूमत है both civil and military leadership, it's at odds with that party. And then there is the Pakistani Taliban insurgency. और फिर उसके अलावा जो है जो एक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है which is sort of the secular पश्तून nationalist movement है, तो वो उसके साथ भी है। So there are 3 different factions that the state of Pakistan is at odds with. So यूं समझिए कि जो western periphery है पाकिस्तान का, the areas west of the Indus River, वो जो है it's in turmoil. Kamran, if you look at that I don't know whether you read the India Way, बल्कि डॉक्टर जयशंकर ने जो किताब पहली किताब लिखी थी उनकी सीरी बुक कहते हैं ना उसको, उसमें he had written something which surprised me a lot. He said India is a civilization which is trying to become a nation state. अब बाद में it becomes very clear अगर आप थोड़ा हिंदुत्व की नैरेटिव्स को सुनते हैं कि वन कंट्री, वन पीपल, वन रिलीजन, वन गॉड, वन लैंग्वेज, ये सारा का सारा ना राम
focused on Ram, focused on Hindi, focused on Hindutva, Hindu religion वगैरह. So 1971 का जो मोड़ था, उसके बाद that I see that as the victory of nation state over Islamic state. 1971 के Islamic solidarity is not as powerful as ethnic and nationalistic. तो बांग्लादेश अलग हो गया. तो पाकिस्तान के लिए it was a great opportunity to reinvent Pakistan as a nation state, right? 1971 के बाद क्या कोशिश की गई या they are still trying to become an Islamic, like what is Pakistan trying to become after the breakup with Bangladesh? बहुत अच्छा सवाल है, एंड आई थिंक कि एक्सपेरिमेंट्स असाइड, जो हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं, पीरियोडिक जो है, जो एक्सपेरिमेंटेशन है, लेकिन आई थिंक देयर इज अ कॉमन डिनोमिनेटर, चाहे वो सिविलियन जो है ना फैक्शंस हैं, चाहे वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, कि दे आर स्ट्रगलिंग टू डिफाइन यू नो इन सेक्युलर टर्म्स के पाकिस्तान क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है. तो जाहिर है, मतलब ये तो अनफिनिश्ड डिबेट है ना, मतलब ये तो अभी तक चली आ रही है और आज़ादी से पहले से चली आ रही है कि क्या पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक स्टेट के तौर पे कंसीव हुआ था बाय इट्स फाउंडर्स, या इट वाज ए मुस्लिम स्टेट. ठीक है, तो those are two are very different things that you and I have talked about over and over again over the decades. तो वो डिबेट अभी चली आ रही है ना. तो आज जो तालिबान की इंसर्जेंसी है, आज जो तालिबान आर फ्रॉम द देवबंदी साइड ऑफ द इक्वेशन, बट इवन अमंग्स द बरेलवीज, अ ग्रुप लाइक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, TLP, एन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, तो वो भी जो है वो दे आर पुशिंग फॉर दैट सॉर्ट ऑफ इस्लामिक स्टेट. एंड देयर इज नो मतलब शॉर्टेज ऑफ फैक्शंस इन पाकिस्तान. देयर तरह तरह के फैक्शंस हैं. अब कोई एक ग्रुप नहीं है जिसकी इस्लामिज्म के ऊपर मोनोपोली है. There's still Jamaat Islami out there, there's Jamiat Ulama Fazlur Rahman group, there is the Taliban, there is the TLP, and you can go through the list. There's so many of them. तो वो अभी तक जो है they're holding on to that. लेकिन I think पाकिस्तान मजमूई तौर पे चाहे आप उसको फ्रॉम अ सोशल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देख लें, या पॉलिटिकल एवोल्यूशन के तौर पे देख लें, या आप जो है इवन इकोनॉमिक फैक्टर्स की तरफ से देख लें, सो देयर इज दिस सॉर्ट ऑफ उसे कहते हैं नॉन डिनोमिनेशनल sort of push, generally speaking, amongst the Pakistani public for something that is not just grounded in religion. That the Pakistan जो है is perceived of, is conceived of in political and economic terms, at least कोशिश की जाती है. सक्सीड नहीं हो पा रहे क्योंकि कॉन्टेस्टेशन पाकिस्तान की आइडेंटिटी के ऊपर बहुत ज्यादा है. कामरान, एक चीज मतलब ऑन ए डेली बेसिस वी सी के पाकिस्तान का मूड अगर कहें, फॉर एग्जांपल मैं अभी थोड़े दिन पहले मुशाहिद हुसैन साहब से बात करा, तो बड़े जिंगोइस्टिक थे, बड़े बम्बास्टिक थे, अभी पाकिस्तान हैज अराइव्ड वगैरह. तो मैंने उनसे पूछा था कि पाकिस्तान की ग्रैंड स्ट्रैटेजी क्या है, और आई एक्सप्लेन टू हिम बाय सेइंग मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान बड़ा होके क्या बनेगा. So he said, no, we have arrived, we have बड़े हो गए हैं, we are on the global stage वगैरह. So he's talking about पाकिस्तान की diplomatic success. तो मैंने उनको कहा कि भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप it is like saying on the global front आप हीरो हैं, but on the domestic front आप जीरो हैं. There is so much of domestic chaos जिसका आपने भी जिक्र किया है, but it is also एक तरह से देखें तो it is also a story of bad governance. Isn't it कि पाकिस्तान एक ज़माने में used to be seen as a Asian tiger. Believe it or not, 1960s में when Ayub Khan was there, Pakistan was seen along with Egypt and Hong Kong and Taiwan, इनके साथ जुड़ता था. 9% growth rate थी. फिर उसके बाद से there seems to be a perpetual bad governance, crisis upon crisis, या तो IMF की crisis ले लें या domestic uprisings. So why is this failure of Islamism के मुल्क को coherent नहीं बना सके? At least the Iranians succeeded to some extent ना post 79 to have a coherent regime. Repress तो किए उन्होंने public को, but they still managed to somehow move forward. But Pakistan में like what is missing is my question. That case मतलब they have
far more benefits than India had at partition. गरीबी कम थी, agricultural आबादी भी land, कम थी। हाँ, आदमी भी कम, पॉपुलेशन तो खैर अब तो like if you compare with Bangladesh, तो Pakistan has 75 million more people just since 1971. पहले बांग्लादेश की आबादी ज़्यादा थी, अब बांग्लादेश की इतनी कम हो गई है. So like what is the ingredient that is missing? मतलब it's like asking for a silver bullet, but क्या miss है कि they are not able to get their act, you know. नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की। वो जो है ना, गुड गवर्नेंस का फुकदान है, और जो है वो इस पे आपका बहुत काम है। तो गुड गवर्नेंस के ऊपर, तो वो गुड गवर्नेंस तो उसका फुकदान बहुत ज़्यादा है। और वो यानी यू कांट, देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लेम टू गो अराउंड। ठीक है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि भाई इस जमात का कसूर है या उस फैक्शन का कसूर है। ये अक्रॉस द बोर्ड जो है, जिसको पाकिस्तानी जो है वो कहते हैं अशराफिया, द एलीट ऑफ पाकिस्तान। तो they've not been able to come up with something called good governance। फिर मैं ये कहूँगा कि कॉन्टिन्यूटी का भी जो है इशू है, कि कॉन्टिन्यूटी नहीं है। मतलब अगर आप देखें ना, अगर आप चलें छोड़ दें, अयूब खान के दौर को भी छोड़ दें और याह्या खान के दौर को, और उससे पहले तो मतलब जो है ना, इट वाज जस्ट फॉर्मेटिव ईयर्स। So let's start from 71 after the secession of Bangladesh। So you have, if you look at it, तो आपकी जो है, पहले तो उस मुल्क का आईन ही नहीं है। यानी आईन बनाया गया, मतलब 56 में बनाया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया बहुत ही जल्दी। उसके बाद 62 में अयूब खान ने अपना एक एक्सपेरिमेंटल जो है कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए। वो उनके मतलब इट डिडंट आउटलिव हिम, वाज नेवर गोइंग टू आउटलिव हिम। पहली दफ़ा जो कंसेंसस जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1973 का, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो है प्राइम मिनिस्टर थे। So you get a constitution in 1973 and you hope कि हाँ भाई चलें, अब जो है ना, now you have sort of the basic building block, और उसके बाद economic development होगी and so on and so forth। लेकिन वहाँ पे भी जो है वो दौर था nationalization का, things were being nationalized। It wasn't just Pakistan, it was pretty much across the board। वो एक sort of left leaning जो है ना command style economics का जो है ना वो दौर था। पाकिस्तान sort of was a schism in the sense कि जो है जिस तरह इंडिया जो है कमांड स्टाइल इकोनॉमी थी वैसा नहीं था, लेकिन there was this nationalization that took place and that really arrested Pakistan's development economic front के ऊपर। अच्छा, अभी वो स्ट्रगल चल रही है, एंड जो पहला इलेक्शन होता है नए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 4 साल के बाद 1977 में, तो उसमें एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड है। तो उसके बाद मार्शल लॉ लग जाता है, जनरल ज़िया आ जाते हैं, एंड जनरल ज़िया इज कंप्लीटली ओवरहॉल्स पाकिस्तान। सो पाकिस्तान इज ट्राइंग टू बी सॉर्ट ऑफ ये जो नया पाकिस्तान है पोस्ट 71 का, it's trying to stand on its feet, trying to get its constitution, trying to move towards some sort of normal political economic model। अचानक ना सिर्फ मार्शल लॉ लगता है, ठीक है, बल्कि पाकिस्तान की पूरी आइडियोलॉजिकल फैब्रिक को रेडिकली ओवरहॉल किया जाता है, and you have sort of top down command style Islamization। और वो and it empowers the religious right। यानी the factions जो के sort of society के margins पे थे, all of a sudden they become empowered because the military regime has an interest in empowering them। and फिर वो 11 साल जो है, वो जो 11 साल का अरसा है, and it coincides with the war in Afghanistan, and जिसमें Pakistan is sort of playing the front line state in the war against the Soviets in Afghanistan। Or so those two parallel processes, that foreign policy project plus the domestic Islamization, वो पाकिस्तान को बिल्कुल reshape कर देता है, and that really further hurts anything called political economic development। and then the chaos of the 1990s, जिसमें फिर ये है कि you see the now General Zia died in 1988, but his ghost lived on, and it lived on in the form of now militancy, radical Islamism in the 90s। and you see that उसके बाद फिर 9/11 हो जाता है। 9/11 के बाद 20 साल जो है पाकिस्तान is sort of struggling, and one of the things about the Musharraf Dawar was that while it was trying to sort of
undo ideologically. General Musharraf was trying to undo what Zia had done, but it was beyond him. I mean, it's not something that just another general with 8 years in power could sort of overturn. वो नहीं हो सकता क्योंकि वो खिचड़ी पक चुकी थी वो मतलब it was the rot had set in. And फिर जो है you're struggling with foreign policy mistakes, backing of Islamist movements in Afghanistan, backing of Islamist movements against India, और फिर आपकी जो domestic corrosion चल रही है because of this the ideological landscape, it's really hurting. And then you have to also factor in the externalities. यानी आप देखें कि private media जो है, यानी one of the things about being a democracy is to have a vibrant media. So private media ironically comes under General Musharraf's time, and he allowed for some modicum of free press and free discourse. But then when his position is threatened, become 2006 2007, he cracks down on it. And so and again it's a roller coaster ride. And so पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि कंटिन्यूटी नहीं है. यानी if you have like even if you are not a democracy, ठीक है, तो मिलिट्री रूल की भी कंटिन्यूटी नहीं है. सो पाकिस्तान अब वो जब से ये इमरान खान साहब का दौर आया है तो the phrase hybrid regime became a thing. But reality is कि जब भी civilian जो है ना गवर्नमेंट्स आई हैं, it was always a hybrid regime. The military, Stephen Cook from CFR, he has the book which talks about कि जी militaries जो हैं वो generally govern नहीं करना चाहती, वो rule from behind the scenes करना चाहती हैं. If they have to govern, that's sort of an extreme case scenario because the civilian setup that they had sort of designed isn't working. So Pakistan का यही problem है कि there is just this hybrid system has always been there. And कोई भी जो निज़ाम है, मतलब चाहे वो भुट्टो साहब के 1970s का था या जनरल ज़िया का दौर था या जनरल मुशर्रफ का दौर था या उसके बाद की सिविलियन गवर्नमेंट्स जो आई हैं, there's always disruption. There's constant disruption after every few years, and you're sort of hitting the reset button. I have an answer to partly that question, but what you're saying is very interesting. It's like saying कि गाड़ी को स्टार्ट किया, फर्स्ट गियर में लिया, फोर्थ गियर में आने से पहले फिर गाड़ी ऑफ, फिर स्टार्ट किया, फिर फर्स्ट गियर, तो कहाँ जाएगी फर्स्ट गियर में गाड़ी? दैट इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट देयर इज नो कंटिन्यूटी इन इंस्टीट्यूशन. बट आई थिंक कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने जिस तरह से ऑक्सीजन जो सक कर लेती है उसके वजह से स्टेट फॉर्मेशन नहीं हुआ. तो मेरे दोस्त मेरे दोस्त हैं स्टुअर्ट कॉफमैन, अपने कॉलीग तो मैं उससे पूछ रहा था कि व्हाई डू यू थिंक कि अमेरिका वाज सक्सेसफुल in bringing democracy to South Korea, to Taiwan, to Japan, but failed in Iraq and Afghanistan. क्यों नहीं ला सके? And he was a bit surprised. He says the answer is there in the literature. मुख्तदर state formation नहीं हुआ था इन मुल्कों में, तो अमेरिका मॉडिफाई क्या करेगा? Right? It is like saying कि मॉडिफाई क्या करेगा? कि इट्स लाइक सेइंग ब्रिंगिंग ए क्रिकेट कोच, लेकिन किसी को क्रिकेट खेलना ही नहीं आता तो फिर लाइक कोच क्या कर लेगा, राइट? बट वहां पे तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश टीमें थी, दे जस्ट हैड सम स्ट्रेटजी एंड दे वर एबल टू एडजस्ट. तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का स्टेट फॉर्मेशन ठीक से नहीं हुआ. एंड आई थिंक इन दैट सेंस जो कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं 16 साल या फ्रॉम 1947 to 64, somebody like Nehru ruling in India, he built India. वो continuity, वो institutions, the vision, and I think Pakistan, unfortunately, because Jinnah died early, या उसके बाद ऐसा कोई leader, that is very clear. But इसका एहसास क्यों नहीं है among the elite, right? That we really need to build the state. क्योंकि it has become, क्योंकि क्या होता है? Because the state is weak, the military extends itself to become the state. और इट इज नॉट रेडी. इट इज मतलब आप ट्रेनिंग थोड़ी देते हो मिलिट्री ऑफिसर्स को हाउ टू रन अ पंचायत और हाउ टू रन एन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. तो वो तो मेरे ख्याल से दैट विल रिमेन लाइक एन एक्हिलीज हील जब तक स्टेट फॉर्मेशन पे तवज्जो नहीं दी जाती है. बट आई ऑल्सो फील
कि there is something very culturally there is something missing, जिसमें या तो बिकॉज मुस्लिम पॉलिटिकल थियरी इज सो एंटी नेशन स्टेट, जो इंस्टिंक्टिवली उम्मा के कॉन्सेप्ट पे जाके एंटी नेशन स्टेट, दे डोंट फील कि ये दिस इज द व्हीकल टू गो विथ, इवन दो यू सी इन सम अदर कंट्रीज, जैसा इंडोनेशिया को लें, मलेशिया को लें, बांग्लादेश को ले लें, they have done a pretty good job of nation building वगैरह, but not in Pakistan. So like going forward, like is there any hope? अब पहली बार हमको एक सिविल एंड मिलिट्री पार्टनरशिप नजर आ रही है बिटवीन शहबाज शरीफ एंड आसिम मुनीर, जो पहले मैंने कहीं नहीं देखी. You know, there was always this tug of war. Even when Imran Khan was there, he was trying to dominate the military rather than work with the military. बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट दीज टू पीपल सीम टू हैव सम काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप. तुम्हें लगता है कि कुछ चेंजेस आ सकते हैं पॉजिटिव बिकॉज ऑफ दिस? देखें, एक चीज़ वैसे रिमार्केबल है, मतलब और उसको देयर इज नो अदर वे टू पुट इट. मैंने बात की डिसकंटिन्यूटी की, कि कंटिन्यूटी नहीं है, लेकिन एक चीज़ की कंटिन्यूटी है, और वो पाकिस्तान हैज सर्वाइव्ड. हाँ, मतलब सो पाकिस्तान जो देखें, मतलब इतने ज़्यादा जो है अगर शॉक सिस्टम को लगते हैं तो फिर वी सीन स्टेट्स कोलैप्स ना. मतलब देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एग्जांपल्स, लेकिन पाकिस्तान somehow has muddled through, and you know, we can say it has dodged the bullet, we can say it's gotten lucky, we can say, you know, and जो जब हालात बुरे होते हैं तो something, you know, someone comes in and steps in and sort of says, okay, you know, we're gonna, you know, get out of this mess, even if it is temporarily. So the 79 years of Pakistan is also a story of survival. So that's where I think the hope angle comes from. कि फिर ये है कि पाकिस्तान अब बहुत एक तरह से it's difficult to govern. It's a very difficult country to govern. 250 मिलियन के करीब आबादी होगी है, यानी फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है बाय पॉपुलेशन. तो आई मीन आप इस टू फॉर एज अ पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, यानी obviously there is no comparison, but if you want a reference point, अमेरिका की आबादी 340 भी नहीं है अभी मिलियन. पाकिस्तान is 250 and projection से कि वो अमेरिका की आबादी को exceed कर जाएगा. Yeah, by 2050 Pakistan will be the third biggest, 500 million. So I mean that what that tells you is कि पाकिस्तान is not you know, एक तो गवर्नेंस का फुकदान है, ठीक है, वो तो है ही नहीं ना. फिर ये है पाकिस्तान, मेरे नज़दीक पाकिस्तान थोड़ा नहीं, अच्छा खासा नेग्लेक्ट का भी शिकार है. और वो जो डेग्रेडेशन है, यानी थिंग्स, यू नो, कंट्रीज टेक अ लाइफ ऑफ देयर ओन, यू नो, populations grow, infrastructure does not grow up with it, governance does not cover it. तो जो insurgencies आपको नज़र आ रही हैं, जो insecurity है, जो problems हैं, वो इसी वजह से कि the state's capacity to govern has become weaker and weaker because जो मुल्क के जो demographics हैं, complicated demographics जो हैं, वो they are now outstripping the resources of the state, and this has been going on for some time. So वो जो पुराना दौर था कि you could use the military establishment, the intelligence community and whatnot to, you know, the coercive apparatus of the state to keep things in check, I think उस पे भी strain आ गया है. I mean, it's unfortunate कि मतलब it's like every other day, literally, you get reports about, you know, police or security forces being targeted, either largely by the Taliban, by the TTP, backed by the emirate in Kabul now, but also by the Baloch separatists. And so, so what is this telling you? This tells you that the way of the old way of using coercive means of dealing with these problems are no longer effective. So, contained hai. I mean, yes, I mean, things are not as bad as they were, say, circa 2009, जब जो है सवात पे भी कब्जा हो गया था और most of the tribal areas पे कब्जा था, बल्कि greater सवात area पे कब्जा था. So we're not there right now, but
you know, if you just go by the sheer number of attacks and the frequency of attacks, that does tell you कि हाँ भाई जो है ये चीज जो है वो हाथ से निकल गई है. So it's you're not gonna वो you can डीजी crush this, but you're not gonna डीजी solve it. डीजी आईएसपीआर का जो यू मस्ट हैव सीन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें ही ड्रॉप सम स्टैटिस्टिक्स और मैं तो दंग रह गया सुन के. ही सेड के 2026 में, यानी अभी ये 8 महीने भी नहीं हुए, in 7 months Pakistan conducted 40,000 intelligence driven operations, counter-terrorism. 40,000. Can you imagine, like per day 100 के करीब ऐसा लग रहा है ये attacks Pakistani military is launching. That shows the extent of the problem, isn't it? But मुझे एक चीज समझ में नहीं आती. If you खैर बलूचिस्तान का जो मसला है, इट प्रीडेट्स पाकिस्तान आल्सो, सो दैट इशू इज देयर. जैसा कि इंडिया कश्मीर का इज आल्सो फ्रॉम द फाउंडेशन डेज से चल रहा है. कश्मीर में जो हुआ है अभी कुछ दिन पहले, और अभी तक वो मामला चल रहा है, तो वो भी देखें ना आप. नाउ दैट द पाकिस्तानी पोजीशन. लेट मी फिनिश द क्वेश्चन. दिस इज अबाउट कश्मीर एक्चुअली. आई जस्ट वांटेड टू से कि बलूचिस्तान का तो प्रॉब्लम है, कश्मीर वाज नॉट एन इशू एट ऑल. इनफैक्ट अगर आप लास्ट ईयर का जो मीटिंग हुई थी बिटवीन शहबाज शरीफ की सरकार और जो जैक जो है जम्मू एंड कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी, सो दे हैड सर्टेन डिमांड्स. तो खुद पाकिस्तान की सरकार कहती है कि 38 में से हमने 37 जो कमिटमेंट्स थे वो पूरे कर दिए, सब्सिडी वगैरह सारी की सारी. देयर वाज ओनली वन थिंग दैट दे डिडंट डू, which is make the constitutional changes कि वो 12 जो रेफ्यूजी की सीटें हैं वो निकाल दें. That was just one. तो जब मैंने when I looked at it, I did a few shows on that. तो मेरा assessment ये था, या तो ये सरकार बिल्कुल आलसी है. This is like a lazy, incompetent government which simply thought कि यार constitution change करना पड़ेगा. You know, we'll have to have a meeting in the assembly. Someone will have to make the case. They kick the ball down. Because they're so busy, you know, acting as mediators in the Gulf. दोनों वहीं हैं. तो so I thought that is one reason. The alternative is that there's something malicious about it, ना कि ये बदमाशी कर रहे हैं कि they are preventing the Kashmiris from having their own political autonomy or having their own assembly. तो मुझे ये बताओ कि जब इंडिया 370 पास करके कश्मीर को एक नॉर्मल एंटिटी बना दिया, यू नो, एक जमाने में इंडिया में भी चीफ प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे कश्मीर के, यू नो, बट अब नहीं है. इट्स जस्ट अ यूनियन टेरिटरी. व्हाई इज पाकिस्तान क्लियरली मिसगवर्निंग कश्मीर टू द पॉइंट कि इट हैज बिकम एन इश्यू नाउ? देखें ये इसका ताल्लुक जो है, देयर इज अ कॉमन डिनोमिनेटर. अगर आप देखें फ्रॉम बलूचिस्तान यू गो थ्रू केपीके एंड देन यू कम टू आजाद कश्मीर. You can even add Gilgit-Baltistan into it, although that's a separate dynamic altogether. So you see, these are the peripheral regions of the country. जो कोर है, जहां पे बल्क ऑफ पाकिस्तान की आबादी है, पंजाब और सिंध, which is basically, you know, the areas around the Indus River and its tributaries, you know, जो पंजाब के 5 दरिया हैं. So this is where the core of the population is. Obviously, Punjab has a far bigger, population than even Sindh, but there's almost sort of like a Punjab-Sindh power sharing kind of thing. ये जो बाकी एरियाज हैं, इनको वो फेडरेशन में उस तरीके से ज़ूम नहीं किया गया, यानी they've not been integrated properly into the system. अब आप देखें, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का इशू नहीं था. I mean, it was not long ago that Pakistan was supporting जो है अपना separatism in Indian Kashmir. ठीक है. और आज़ाद जम्मू कश्मीर का कोई इशू नहीं था. आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो है, which is sort of like a small territory compared to, you know, even Gilgit-Baltistan, and of course, you know, Jammu and Kashmir on the Indian side, और उसमें लद्दाख भी हुआ करता था, but since 2019 लद्दाख its own union territory. तो उसके मुकाबले में आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर was a much more manageable place. छोटा इलाका था. There were no problems there. It was sort of the staging ground for Pakistan to support Kashmiri separatism in India. So अब जो है, now sort of your own Kashmir is in turmoil, and it's because of political mismanagement. I mean, it didn't need to be this way. यानी कहने का मकसद ये है कि ये कोई inevitable नहीं था.
It's just sort of that whole neglect on the part of the elite and trying to cut corners and trying to sort of resolve problems on on the cheap, if you will, without actually sort of saying कि हाँ भाई यहाँ के प्रॉब्लम्स हैं उनको हम संजीदगी से कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं. Obviously you don't want to give up everything to your opponents, but कुछ accommodation, politics of accommodation भी कोई चीज होती है, वो हम नहीं देख रहे. Also जो है, and I think that the things are getting compounded. So I think this is a wake up call, and there's a reason now that you have the Interior Minister Mohsen Naqvi gave something very controversial statement that the system isn't working. Collapsed. It has collapsed. It's not working, and therefore we need to come up with more administrative units. So obviously I look at that and say, okay, it's a trial balloon that is going up. Okay, it's not something very serious. I don't think that the establishment has figured out how to resolve this problem. This is beyond them. Like when you don't have a solution to problems, you're sort of gasping at straws. You're trying to figure out, you're trying to say, what will work? Can this work? Can that work? And you start to think out of the box. I think that's where we are. और ये जब तक पाकिस्तान का जो गवर्नेंस का इशू इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पावर शेयरिंग, यानी पावर किधर है, मतलब कितना पावर आपने केपीके को दिया हुआ है, कितना बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर इज द लेटेस्ट एंट्रेंट इनटू दिस, एंड हाउ मच डज इट रिसाइड इन पंजाब and how much does it reside in Sindh. So even there is an imbalance between there as well. So hence the PMLN in Punjab with the People's Party in Sindh, and then of course the big elephant in the room is PTI, which is still the at least according to the last election results, is still the most popular political party in the country. So there are these political issues. Ultimately ये economic issues भी नहीं है. Unless you have sort out your political issues, you're not going to get to sort of economic development. And I think ये fundamental flaw है मेरी नाकस अकल के अंदर, ये issue है कि elite has not learned how to share power. Yes, मैं जब नकवी साहब का वो जो स्टेटमेंट सुना था collapse, उससे एक हफ्ता पहले मैंने कहा था ये. 1 week before that I had done a show saying will Pakistan disintegrate. In fact some पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कहते हैं, खान साहब आपके क्या डायरेक्ट लाइन है नकवी साहब को? ऐसे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है. बट आई वांट टू शो यू समथिंग कामरान. तो जब मैंने वो बात की थी, आई हैड टेकन अ लुक एट पाकिस्तान. अब देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स अबाउट इट कि क्या नाम से बुलाते हो, फॉरगेट अबाउट इट. पाकिस्तान एज आई सी इज 4+2 प्रोविंसेस, राइट नाउ 4+2 है. और देयर आर सम सरप्राइज थिंग्स. पहले तो डेटा मिलना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान का बारे में. सो इट टुक मी अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू फाइंड ऑल दिस डेटा. जैसा इंडिया में मिल जाता है एटलीस्ट इवन नाउ. बट इफ यू लुक एट इट, फर्स्ट थिंग आई डिस्कवर्ड के Sindh is richer than Punjab, which came as a bit of a surprise in terms of per capita income. And then we realized कि वो कराची की वजह से है, because of the wealth is कराची में है, corporate wealth भी कराची में है. और भी कम है पंजाब के मुकाबले में. हाँ, so that is why it is. But what was interesting to me is कि जो सबसे ज़्यादा literacy levels है कामरान, if you look at the second last column from the right, वो कश्मीर में है. So आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को देखें तो the literacy levels of Kashmir is very high compared to the rest of it. So I found that very interesting कि है तो सबसे गरीब. They are as poor as जो बलूचिस्तान, कश्मीर और केपी के हैं. They are on the same level as अफगानिस्तान कामरान. इतने गरीब हैं ये provinces as opposed to Sindh and Punjab. So you have a lot of disparity कि बाज़ प्रोविंसेस अमीर हैं, बाज़ बहुत गरीब हैं. अमीर प्रोविंसेस के पास पावर है, गरीब प्रोविंसेस के पास कोई पावर नहीं है. बट इट इज़ इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड कि गरीब प्रोविंस पढ़े लिखे हैं. दैट क्रिएट्स ए काइंड ऑफ मतलब वो अवेयरनेस जब आ जाती है तो देन दोज पीपल are not going to take it lying down. They're going to come out, and then what you saw in Azad Jammu and Kashmir is exactly what happens. Do you think कि ये मसला हल होगा आसानी से, या इट विल नाउ परपेचुएट? अब ये भी एक लाइक एक कैंसर की तरह अब कॉन्स्टेंटली बढ़ते ही रहेगा एंडलेसली, जैसा बलूचिस्तान का चल रहा है?
देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि दिस कैंट बी अलाउड टू कंटिन्यू। यानी ये एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है पाकिस्तान की एलीट के ऊपर। एंड पाकिस्तान की एलीट ने गवर्न करना है। और फिर ये देखें ना, अब आप जियो पोलिटिकल सिचुएशन को भी ले लें, there is no way you can let this fester and then hope to survive in the environment that is emerging. ठीक है, Afghanistan is already, the law of the jungle. You have the Taliban regime in Afghanistan, and there's nothing you can do about it. तो वो तो मतलब that's a lost cause, and it's an investment that sort of completely tanked from a Pakistani point of view. अब ये नहीं पता कि ईरान का क्या बनेगा, ठीक है। I have my views on that, and that's for a separate conversation. But let's just assume for the purposes of this show, we're looking at long-term turmoil in Iran. So you have your entire western flank, your side of it, on your side of the borders, you have turmoil. And then on the other side, there's also turmoil. So that's a really bad situation to be in. फिर ऊपर से आप जो है, you had this unprecedented event, seemingly, it's not in the news anymore, people aren't discussing, लेकिन जो है बाकायदा जंग हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की पिछले मई में। ये शॉर्ट लिव थी, 87-hour war था, लेकिन it was pretty, in the moment it felt like it was pretty, it is the cutting edge war थी वो। हाँ, it was a pretty dangerous situation. मतलब जो है पाकिस्तान was able to sort of hit India back. लेकिन what if the war had lasted longer? ठीक है, दोनों की इकोनॉमी से तबाह हो जाती। हाँ, so ये भी चीज देखनी है। फिर जो ब्रॉडर पिक्चर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी पूरी जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर II आर्किटेक्चर है, ग्लोबल मैनेजमेंट सिस्टम कह लें, जियो स्ट्रेटजी फॉर द वर्ल्ड कह लें, उसको तब्दील कर दिया है। नाउ द यूनाइटेड स्टेट्स इज सेइंग वी आर डन डूइंग द हैवी लिफ्टिंग, वी नीड allied and partner nations to pick up the slack in every single region of the world. इसी वजह से आप जो है पाकिस्तान को मिडल ईस्ट में बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आते हुए देख रहे हैं। ये बर्डन शेयरिंग एंड बर्डन शिफ्टिंग की डॉक्ट्रिन है। So now you have a very perilous and uncertain strategic environment in which Pakistan has no choice but to solve the problems at home. बाहर के problem पाकिस्तान की बस से बाहर है। There's nothing you can do about what will happen to Iran. You can probably shape it. You can send Mohsen Naqvi and Ishaq Dar and anybody else, and even the army chief to Tehran. But we know what meetings are. I mean, they only don't amount to much. तालिबान का आप कुछ नहीं कर सकते। इंडिया के अपने डायनामिक्स हैं, आपके हालात उनके साथ ऐसे ही रहेंगे फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर अनलेस देयर सम मेजर ब्रेक थ्रू। और मिडल ईस्ट जो है इज गोइंग थ्रू अ होल डिफरेंट मेटामॉर्फोसिस, वहां पे भी आप इन्वेस्टेड हैं। सो हाउ कैन यू ऑपरेट इन दिस एनवायरनमेंट जब आपके घर के अंदर प्रॉब्लम्स हैं? सो आई थिंक टू आंसर योर क्वेश्चन that if there is no choice for the Pakistani elite but to take these things very seriously and come face to face with the problems, and they'll have to resolve these issues. It will be hard, it'll be tough because there's so many of them. There's an entire arc if you just look at it from Balochistan to KPK to now AJK. ये एक arc बन गई है that is surrounding the core of the country from a population demographic point of view and from an economic point of view. लेकिन इसके अलावा आपके पास चारा नहीं है, because then the clock is ticking. We already talked about demographics के जो है population किधर जा रही है. So again, they have no choice but to do something about it. Can they do something about it? I'm pretty sure. Will they do something about it? I'm not so sure. And over what time period, that's even more murky. कमरान, हमारे एक म्यूचुअल दोस्त भी थे, थोड़े बहुत मेंटर भी थे, मुमताज अहमद साहब मरहूम। He was a very important scholar here in America. तो जब मुशर्रफ का वो जो coup हुआ था, if you remember when he took over, it was also this whole तो उन्होंने लिखा था कि बड़ी मतलब with great enthusiasm he said this is a coup against Washington. मुशर्रफ का, if you remember that article he wrote. But फिर जब 9/11 होता है एंड बुश की वार्निंग आती है, यू आर आइदर विथ अस और अगेंस्ट अस, मुशर्रफ पूरा लाइक
फैबुलस यू टर्न वगैरह लिया। फिर उसके बाद पाकिस्तान को $33 बिलियन का यूएस एड मिला है, while it was a partner in the. I see no benefit to Pakistan domestically from this foreign aid. Maybe it has helped पाकिस्तान की फौज को इंडिया को बैलेंस करने के लिए कुछ हद तक, उससे हद तक मतलब देयर माइट बी सम जियोपॉलिटिकल बेनिफिट्स बट नॉट इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमी, और कुछ ऐसी बेनिफिट नज़र नहीं आती। तो अब एक ऐसा नया दौर शुरू हो रहा है पाकिस्तान में जो अमेरिका के साथ दोस्ती, विच कुड एंड इन जनवरी 2029 विद ए न्यू प्रेसिडेंट। अगर डेमोक्रेट्स आए तो वो ख़त्म हो जाएगा, बट लेट अस अज्यूम के ये चलता है और पाकिस्तान को अभी तो मैं आई सी नो इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू पाकिस्तान, बट मूड काफ़ी एंथुसियास्टिक है पाकिस्तान में। द लीडर्स फील ए बिट मोर कॉन्फिडेंट, मदद आ रही है गल्फ कंट्री से, सऊदी अरेबिया से काफ़ी मदद आ रही है। तो क्या तुम्हें लगता है, आई मीन दिस इज़ माय लास्ट कमेंट, तो ज़रा उम्मीद की तरफ जाना चाहता हूँ कि क्या ये जो इंटरनेशनल, आज मैं देख रहा था नॉर्वे के जो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में है, ही वाज बीइंग सो अप्रिशिएटिव ऑफ पाकिस्तान्स रोल, तो हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन वगैरह से भी आपको काफ़ी मदद मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो एकदम एक पॉजिटिव जो वाइब्स मिल रहे हैं, इंटरनेशनल वाइब्स पाकिस्तान को, is that an opportunity for the elite, Pakistani elite, to work on some fundamental problems inside Pakistan? और क्या वो problems solve हो सकते हैं without having some kind of rapprochement with India? देखें, ये मुश्किल सवाल है आपका, लेकिन इसका जवाब मैं यूं दूंगा कि देखें, ये मौका है, ये मोमेंट जो है जिसमें पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया जा रहा है फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। तो ये मौका है पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स के लिए कि इसके ऊपर बिल्ड अपॉन करें। मसला पाकिस्तान का ये रहा है कि फॉर द बल्क ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री देयर हैज बीन सो मच डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल एड। So the logic of external aid, as you well know, is that it's meant to kickstart the system. A system that is not performing, you get this shock, this infusion of cash, and the expectation is, यानी आप multilateral loans को ले लें, IMF का लोन ले लें, या आप जो है ना sovereign loans को भी ले लें। The whole idea is कि यार ये आएगा, ये जो है गाड़ी को धक्का दें, it is not fuel. Catalyze होगा system and it'll start performing. Unfortunately, पाकिस्तान के साथ वो हुआ नहीं। So because the fundamentals aren't there, so this is a good thing to build it upon कि भाई चले अब आप पाकिस्तान को वो war on terror के तो perspective से नहीं देख रहे, और everything is not terrorism and extremism, there's a Pakistan beyond extremism and terrorism. So this is a good opportunity to take it to the next level कि जहाँ try to make the country, and this is going to be hard because you have to solve your political problems, you have to solve your insecurity, and you have to make the country attractive कि बाहर से फिर लोग invest करें, investments आए, and you have to, you know, improve your own tax collection. So when you have, you know, ultimately it's, you know, you need resources, and the resource is financial. जब तक आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जो है इंक्रीज नहीं करेंगे तो आपके पास बैंडविड्थ नहीं है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, and the problems will continue to mount. So yes, it is a good moment, it's an opportunity, but the question is, can it be built upon? और वो फिर उसके लिए sustained effort चाहिए। उसका मतलब ये है कि there are rules of the game. Look, you know, if you lose an election, then you go home. You don't come up with creative ways to stay in power. तो वो ना करें ना, वो जो है, लेकिन that's like asking people who have never operated that way to operate, you know, in a way where the rules of the game are transparent. तो जब तक ये नहीं होगा, तो I think the ball is in the Pakistani court. It's not, nobody else has to do anything. I think it's in the court of the Pakistani elite. And I'm not blaming, you know, military or this party or that party, or yes, they have to come together. These are the stakeholders, and they have to figure this one out. And it's not rocket science. Yeah, there's
नो डाउट अबाउट इट, पाकिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तानियों के हाथ में है एंड दे मस्ट फिक्स। कामरान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर सच इनसाइटफुल और कैंडिड कमेंट्स आपके, और पाकिस्तानियों को फिर मुबारकबादी आज़ादी से इंडिपेंडेंस। इट इज़ अ मेजर अचीवमेंट कि पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट रिमेन्स। हमने बात नहीं की, वन ऑफ पाकिस्तान अचीवमेंट्स इज ऑल्सो बिकमिंग ए न्यूक्लियर पावर इन सम सेंस, दैट इज कंसिडर्ड वन ऑफ इट्स बिगेस्ट अचीवमेंट्स इन द लास्ट। हमने सर्वाइवल की बात की। हाँ, वही है। तो बट एनीवे, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, आप एंजॉय करें 14 अगस्त। बट उसके बाद से 15 अगस्त से मेरा तो सजेशन ये है कि एक मुस्तकबिल के बारे में सोचें, दूसरा ट्राई टू आस्क योरसेल्फ कि हम एज ए हाउ कैन वी बिकम ए फोर्स फॉर द गुड इन द रीजन एंड इन द वर्ल्ड, और ट्राई नॉट टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर योरसेल्फ, कि ये सेल्फ गोल्स ना करें। थैंक यू वेरी मच कामरान। थैंक यू।